प्रीवियस क्लास में हमने वर्ल्ड टूर की विजिट में हमने 2 कॉन्टिनेंट तो 4 कॉन्टिनेंट अब तक पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली लास्ट जो 3 कॉन्टिनेंट बचे हैं हमारे पास में, आज उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे इसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो उससे पहले अभी आपने वीडियो में देख लिया होगा कि यूरोप जैसे ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट में कितने प्रकार के नए नेचुरल सीन वर्ल्ड। यूरोप में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट लगती है, हिस्टोरिकल भी और नेचुरली। तो अब विजिट करने के बाद हम इसके बाद में पॉलिटिकल स्टडी करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है ये वाला पॉलिटिकल मैप। अब इस मैप में आप देख रहे होंगे कि इसमें यूरोप की पॉलिटिकल बाउंड्री में जो रशिया वाला पार्ट आपको वापस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो रशिया वाला पार्ट इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 2 कॉन्टिनेंट में मोस्टली है, और जो रशिया वाला पार्ट यूरोप में आता है उसी में क्या होती है, रशिया की पॉपुलेशन लिव करती है। बाकी जो एशिया वाला पार्ट है उसमें 60% पार्ट में क्या होती है, आइस जोन, इसलिए वहाँ पर कोई पॉपुलेशन लिव नहीं करती है। उसके बाद बात करें यूरोप के अदर कंट्रीज़ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लिखा हुआ नार्वे। जो नार्वे है वहाँ उसे हम कहते हैं कि मिड नाइट ऑफ सन, जिसमें हम नाइट में भी सन देख सकते हैं। तो नार्वे की ऐसी कंडीशन जहाँ पर, क्योंकि यार नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है और यहाँ की जो लोकेशन होती है वो मोस्ट ऑफ द सन की वर्टिकल रहती है, हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती, इसलिए यहाँ पर सन क्या होता है, मिड नाइट में दिखाई देता है। बाकी स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन और जो टर्की वाला पार्ट है, टर्की का कुछ पार्ट एशिया में भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। फिर अब बात करें स्पेन, फ्रेंच, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लंदन लिखा हुआ है और ये आयरलैंड है। यहाँ पर एक यूके है, तो ये यूके है जिस पर हम कहते हैं कि ये ब्रिटिश कहलाता था। यूके, इंग्लैंड, ये सब एक ही नाम थे, और इसी यूके ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लगभग 30 से 40% तक क्या किया था, अपने यहाँ पे हुकूमत की थी, पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में किया था। तो ये स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ये छोटी छोटी कंट्री बहुत सारी यहाँ पर, और ये छोटी छोटी कंट्री ही मिला के यूरोप को क्या बनाती है, ब्रॉड बनाती है। और अगर ये एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में पूरा पूरा यूरोप एक रोमन साम्राज्य कहलाता, जिसकी जो इटली की कैपिटल थी रोम। बट बाद में इसमें इतने बड़े बड़े लॉन्ग टाइम में क्या होने लगे, ब्रेकअप होने लगे, और लगभग पूरा यूरोप क्या हो गया, अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल कंट्री में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये इसकी हिस्टोरिकल थीम है। उससे पहले हमने अभी विजिट किया था वीडियो में, कि वीडियो में आपने बहुत कुछ चीज़ें देखी थी, जिससे आपने इसमें बहुत सी चीज़ें, प्राग है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में देखी थी। वीडियो में पूरा तो नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो अगर विजिट करने के लिए टूरिस्ट का बनाए तो लगभग अकेला ही वो 1 से 2 आवर तक, क्योंकि हम विजिट करने लगे टूरिस्ट में आए थे तो लगभग पूरे दिन लग जाता था। हम वीडियो में उसको पूरा विजिट नहीं कर सकते, बट हम देख सकते हैं गैलरी में कि उसमें कितने टाइप के हमारे पास देखने के लिए विजिटिंग प्लेस हैं। और ये अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्री देखें तो इसमें आप वापस देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्लैक सी है और यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है, यहाँ गल्फ ऑफ बार्डेनिया है, बाल्टिक सी है, तो इस प्रकार से नॉर्थन सी है, बे ऑफ बार्के है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो क्या करती है, यहाँ पर इसको यूरोप को वर्ल्ड बाउंड्रीज क्या करती है, कनेक्टेड करती है। फिर हम बात करें इसकी जोग्राफिकल मैप की, तो जोग्राफिकल मैप में हम जब पढ़ा था इंडिया एशिया को, तब हमने स्टडी किया था यूराल माउंटेन जो यहाँ पर है वो क्या करती है, लैंड बाउंड्री से एशिया को अलग करती है। फिर ये पूरा पूरा ईस्ट यूरोपियन पार्ट प्लान कहलाता है। उसके पहले यहाँ पर जो है वो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहलाती है। यहाँ अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, नॉर्वेन सी, नॉर्थ सी, ये ब्रिटिश आइसलैंड है जो पूरा पूरा यूके कहलाता है। और यहाँ पर वे ऑफ बिस्के है, लेगोरियन सी है, और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी। हमें जो मेन याद करना होता है वो कैस्पियन और ब्लैक सी याद करने होते हैं, जो इसकी लोकेशन को एशिया से कनेक्ट करते हैं। और वापस यहाँ पर बना हुआ है मेडिटेरियन सी, जो कि यहाँ से कनेक्ट होकर आगे हम सुएज कैनाल के माध्यम से अफ्रीका और को क्रॉस करते हुए इंडिया की तरफ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वापस इसकी जो मेन रिवर देखें हम, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूराल रिवर, जो यूराल माउंटेन से फ्लो करती है, वोल्गा, डॉन, ये इसकी मेन रिवर है जो यूरोप को बताती है। वापस यहाँ पे आगे आते फ्रेंच जर्मनी में, तो यहाँ पे राइन रिवर है, जिसकी राइन रिवर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इस वर्ल्ड वॉर की जो थीम थी वो राइन नदी के किनारे लिखी गई थी।
राइन रिवर जो है वो क्या करती, काफ़ी फर्टाइल सॉइल के अकॉर्डिंग रिवर, जैसे हमारे इंडिया में गंगा की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर राइन रिवर भी इतनी ज़्यादा बेस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब रिवर अच्छी होगी तो आसपास लैंड भी क्या होगी, फर्टाइल होगी, और वही रीजन यहाँ की इसको इम्पोर्टेंस बनाती है। तो ये चीज़ हम देख ली कि हमारे जो इन एशिया वाला पार्ट है उसी प्रकार को अगर कंपेयर करें तो यूरोप का पार्ट भी आता है। उसके बाद बात करें इसके मेन फैक्ट की तरफ, तो फर्स्ट फैक्ट हम बात करते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड completely in the northern hemisphere and mainly the eastern hemisphere. European border into Arctic Ocean in the north, Atlantic Ocean in the west and Mediterranean Sea in the south। जो हमने लोकेशन देख ली, नॉर्थ में इसका आर्कटिक है और वेस्ट में अटलांटिक और साउथ में मेडिटेरियन है। उसकी बात करें इसमें यूरोप में लगभग 50 कंट्रीज हैं, a total more than 742 million people living in the continent। तो of this 50 country only 44 have capital city ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीज़ें 50 कंट्रीज है इसकी मेन है। उसके बाद बात करें लार्जेस्ट कैपिटल सिटी, तो वो है मॉस्को, जो रूस की कैपिटल भी है, क्योंकि हमने बात की थी रूस का 30% पार्ट क्या होता है, यूरोप में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। और फिर स्मॉलर सिटी की बात करें, वेटिकन सिटी। अब आप सोच रहे हो कि यूरोप की मैप में वेटिकन सिटी शो क्यों नहीं होती। अब वेटिकन सिटी में अगर यहाँ पे पेन पॉइंट भी करूँगा, वो भी लगभग वेटिकन सिटी के नेबरिंग कंट्री को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, इसलिए वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट है और वर्ल्ड की लगभग स्मॉल सिटी में इसका नाम आता है, ठीक है। तो बट आल्सो इन द वर्ल्ड द सिटी स्टेट ऑन इनक्लेव विद इटली द स्मॉलेस्ट कंट्री बोथ द पॉपुलेशन एंड द साइज। और ये इटली के अंदर आती है, जो कि अब इटली भी हमने स्टडी किया था। अब इटली को भी झूम कर ही स्टडी किया जाए तो हो सकता है हमें उसमें वेटिकन सिटी शो हो सकती है। फिर बात करें बिगेस्ट आइसलैंड की, तो बिगेस्ट आइसलैंड जो यूरोप का है वो ग्रेट ब्रिटेनी है, जो हमने देखा था साइड में 2 आइसलैंड बने हुए थे। फिर मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो है मोनाको, जो प्रिंसिपल ऑर्डरिंग मेडिटेरियन सी में आता है मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन में। फिर बात की यूरोप इज द कॉन्टिनेंट इन द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। और हमने अब तक जितने भी कॉन्टिनेंट पढ़े, भले हमारा एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ या साउथ अमेरिका हो, बट उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस है वो कहाँ पर आता है, यूरोप में। क्योंकि एशिया अकॉर्डिंग टू एरिया भले ही बड़ा है, बट चाइना इंडिया को छोड़कर वहाँ इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती। वही अफ्रीका में भी है और वही नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी है। इसलिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द कहाँ मिलेगी, हमें यूरोप में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें हाईएस्ट माउंटेन, तो माउंट एल्ब्रूज है जो रशिया में है, वो इसका क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है। और द माउंटेन इज पार्ट ऑफ काकेकस माउंटेन रेंज, और ये रूस में आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप में देखें तो एल्पस है, जो माउंट ब्लैंक कहलाती है, और द माउंटेन विच इज़ 4800 मीटर और ऑन द बॉर्डर ऑफ इटली एंड फ्रांस की बॉर्डर पर है। आल्पस आर आल्सो द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज दैट लोकेटेड एंटायर इन यूरोप। तो आल्पस माउंटेन, और आल्पस माउंटेन की बात करें तो आल्पस माउंटेन पर फ्रेंच और यूरोप में जो मैन था नेपोलियन, वो भी इसके लिए मेंस में अकाउंट होता है, क्योंकि आल्पस माउंटेन पहले कहते कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बट नेपोलियन ने क्या किया, क्रॉस करके उसकी इम्पोर्टेंस को कम किया था। फिर इसकी बात करें मैन लॉन्गेस्ट रिवर तो वोल्गा रिवर है, जो हम अभी स्टडी किया था। फिर मोस्ट कमर्शियल वे देखें तो डैन्यूब रिवर है, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल वाटरवे को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। फिर लार्जेस्ट पोर्ट देखें तो रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड में, वो वहाँ का लार्जेस्ट पोर्ट भी है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है। फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखें तो नार्वे, हमने देखा कि नार्वे के आगे पास में नार्वे सी भी बना हुआ था, जो उसकी पूरी कोस्ट लाइन को क्या बनाता है, इंपॉर्टेंस बनाता है। फिर बिगेस्ट लेक तो लेक लेडोगा नियर एंड सेंट पीटर्सबर्ग है, जो यूरोप के पास ही है, रशिया में ही है। तो बिगेस्ट लेक भी कौन सी होगी, लेक लेडोगा। और वन द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर भी इसमें काउंट होती है। फिर लार्जेस्ट वाटरफॉल है तो द राइन रिवर, जो हम फ्लो कर देती, वहीं पर एक बना हुआ स्विट्जरलैंड में, जो प्लीजेंट वाटरफॉल है, जो यूरोप की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है, ठीक है। तो ये हमारी मेन इंपॉर्टेंस थी। फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। और उससे पहले We are
us. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. देख लिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हम 70% पार्ट जो मानते हैं वो कम्प्लीटली क्या होता है, डेजर्ट ही होता है। यानी यूरोप ऑस्ट्रेलिया में 70% पार्ट डेजर्ट है और 30% पार्ट में क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, जिसमें न्यू साउथ वेल्स, मेलबर्न, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, ये सारा पार्ट इसमें क्या डेजर्ट जोन है। और कुछ जोन बचता भी है तो वहाँ पर पूरा क्या आ जाता है, ग्रीन जोन। क्योंकि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के, हमने स्टडी किया था ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी, तो इसके हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे जितना पार्ट डेजर्ट का उतना इंपॉर्टेंट पार्ट किसका आता है, वहाँ पर ग्रीनरी का भी आता था। इसमें ज़्यादा मैन हमारे लिए इसमें शो करने कुछ चीज़ें हैं नहीं। इसमें कुछ 2-3 रिवर है जो यहाँ पर फ्लो करती है, और इस बार पूरे पार्ट में क्या है, यहाँ पर डेजर्ट ही है। जैसे यहाँ पर देख लिया ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सारे इसमें मैन डेजर्ट ही है। तनामी डेजर्ट, तो इसमें पूरे जोन किस में आता है, डेजर्ट जोन में आता है। और वापस यहाँ की माउंटेन देखें, वो आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इसकी क्या माउंटेन है। और यहाँ पे 2 रिवर होती है, डार्लिंग एंड मरे, जो कि यहाँ की स्पेशल रिवर को शो करती है। यहाँ पे कुछ लेक भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसके मेन कीवर्ड देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो कीवर्ड हम बात करें फर्स्ट, जिसे हम ओसनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओसनिया इज ए इंपॉर्टेंट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिंग 14 कंट्री एंड इन्फ्लुएंस पैसिफिक, आइसलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बात करें ओसनिया की, तो क्योंकि इसको ओसनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि पैसिफिक कॉन्टिनेंट में जो ऑस्ट्रेलिया एंड नियरिंग लगभग 14 स्मॉल कंट्रीज को मिला के इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ ओसनिया, जिसमें न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्री इसमें शो होती है। तो often Australia is named as continent, but this means that the many islands and countries except Australia would then be not included. So Oceania in fact mostly ocean and span a vast area and you can see below. तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओसनिया भी कहते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, तो बट ओसनिया जो है इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ओसनिया में क्या होती है, इंक्लूड 14 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, मार्शनिया, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, नोरा, न्यूजीलैंड, पलाव, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सैल्मन आइसलैंड, टोंगा और टुवालू एंड वेनेजुएला। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें 14 मेजर कंट्रीज जो यहाँ पे इसमें इंक्लूड है। इसमें आप न्यूजीलैंड जैसे बड़ी कंट्री को देख सकते हैं और किरिबाती और इन जैसे छोटी कंट्रीज को भी देख सकते हैं। तो ओसनिया स्प्रेड ओवर ए वेस्ट एरिया फ्रॉम 28 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड 55 डिग्री साउथ इन द साउथ हेमिस्फीयर। इसमें लोकेशन बता रखी है। ओसनिया बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इज सिडनी। तो इसमें मेन जो देखें वो बात करते हैं, सिडनी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में 5 बिलियन पीपल भी यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो सिडनी वहाँ की फेमस प्लेसेस हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और बात करें सिडनी के अलावा, तो न्यूजीलैंड इन द मोस्ट अदर लार्ज इकोनॉमी ऑफ द कॉन्टिनेंट, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में न्यूजीलैंड का भी नाम आता है, जिसका फेमस बर्ड आपने देखा होगा कीवी। तो इसकी अगर इसको कीवी टीम भी कहा जाता है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द कंगारू और डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा फौना भी वहाँ पे स्पीसीज में पाए जाते हैं। तो इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट सिटी की बात करें तो फर्स्ट सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ एंड ऑकलैंड, ये मेजर जो है वो पूरी ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटी कहलाती है। फिर बात करें हाईएस्ट माउंटेन की, तो हाईएस्ट माउंटेन में आती है माउंट कुक जो न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग इसकी हाईएस्ट माउंटेन भी काउंट होती है। फिर उसके बाद बात करें ओसनिया फैक्ट में फ्लोरा और फौना की बात करें, द मोस्ट डाइवर्स लैंडस्केप विल बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ड्यू टू साइज एंड वेरिड क्लाइमेट रीजन। In this country, in Australia, you can encounter rainforest and desert as well as dry forest
whereas in New Zealand there are also alpine regions with only sparse vegetation, such as southern Alps with the glacier in the Pacific Ocean. Iceland have a tropical vegetation with tropical rainforest and palm tree. यानी इसमें जो हमारे माउंटेन में जो ट्री लगाते हैं स्पेशली अल्पाइन ट्री, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर हमें न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे पाम ट्री है, अल्पाइन ट्री, वो देखने को मिलती है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है। और वापस बात करें फौना की, तो वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इज होम टू मैनी एनिमल स्पीसीज। इन ऑस्ट्रेलिया द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड marsupials and mammals that carry their young in the pouch, जिसे हम कहते हैं कंगारू। among them are kangaroo। तो मार्सुपियल्स मतलब वो होते हैं जो अपने बच्चों के कहते हैं लालन पालन करते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्सुपियल्स मैमल्स हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकते हैं। तो आवाज वॉम्बैट एंड कोलाज, तो आपने कोलाज का भी देखा होगा। अभी जब कोलाज ऐसे एनिमल हैं जो हमारे इंडिया के या चाइना में फाइनल पांडा जो एनिमल्स होते हैं उसके लायक ही वहाँ पे कोलाज भी वहाँ पे देखने को मिलता है, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और लाइक दैट बियर और पांडा की मिली जो स्पीसीज होती है हम क्या कहते हैं, कोलाज। तो कोलाज भी हमें अभी इसके बारे में हमने जब ऑस्ट्रेलिया के फायर के बारे में हर्ड सुना था तो उसमें कोलाज के इंसेक्ट एनिमल के बारे में हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। तो कोलाज भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर मार्सुपियल्स एंडेमिक ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिका। तो कोलाज और मार्सुपियल्स वहीं पाए जाने वाले स्पेशली एनिमल्स है। फिर बात करें लार्ज वेराइटी ऑफ द बर्ड also live in Oceania such as Australian कॉकबोरा एंड द कलरफुल किंगफिशर, जो हमें स्पेशली पैराडाइज भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो हमें स्पेशली ओशनिया में मिलते हैं। फिर बात करें पॉपुलेशन टूरिस्ट ओशनिया, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ जो इसकी टूरिस्ट प्लेस में आती है, ककाडू नेशनल पार्क है, सिडनी ओपेरा हाउस है, ओलारू एंड रेड सेंटर ऑफ द आउटब्रेक। न्यूजीलैंड इट्स ग्लेशियर, गीजर, फिजी एंड Vantadu are popular with the tourism because of their coral reef and unspoiled beaches। ये सारी चीज़ ऑस्ट्रेलिया बार में स्टडी कर दिया। अब लास्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है अंटार्कटिका, जिसका हम पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद में इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें मेन जो आप वीडियो देख लीजिए उसमें आप सबको विजिट हो जाएगा। When people come to Antarctica, it's not uncommon for them to feel like it is a dream. When you ask someone, describe your experience, what is it like to be here? They'll say things like, is this real? For the first couple of days, everything is vivid. You're visiting an area that is equally marine and mountain. And this creates an incredible experience as well as an incredible natural dynamic to witness. As you sit in a zodiac, floating at sea, near seals, near penguins, ice in almost every direction, giving that feeling of pure wilderness. As a traveler, maybe you do research on what it is like to be in Antarctica. You learn about a few sites, wildlife, history, and you've got to leave the ship. And it begins to build your frame of reference about this place. And then you get here. It's so brilliant that those pieces of information that you gathered are completely washed over by the immediacy of the experience of being here. The cold on your face, the unbelievable visual features of the landscape, how the ice seems to be lit from within.
One thing that people who visit Antarctica are left with is a desire to return to that experience, to return to that feeling of being close to something so wild, even in its most raw and severe moments. To be encompassed and surrounded by something that is ultimately so majestic and beautiful, to be taken away with it. अब आपने वीडियो देख लिया, जिसकी जो हम लास्ट पॉइंट की बात करें अंटार्कटिका की, तो इसमें अंटार्कटिका हम देख सकते हैं अंटार्कटिका जस्ट स्टडी प्लेस है, और इसमें कोई भी आप सोचते हो कि अंटार्कटिका में रहता होगा तो वो इम्पॉसिबल। वहाँ पे सम टाइम के लिए लोग रिसर्च करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, बाकी अंटार्कटिका में वहाँ पे किसी भी अदर रीजन से जाने का वहाँ पे लोगों को पर्पस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी ओनली फॉर 1 मंथ या 2 मंथ होती है, बाकी ऑल टाइम वहाँ पे क्या होती है, नाइट ही होती है, और पूरा पूरा कोल्ड जोन है, जिसमें सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं लोकेशन है, तो ये मैंने पूरी झूम करके बनाई गई, जिसमें आप लोग ऑस्ट्रेलिया पूरा, अगर आप मैप में देखते हैं तो यहाँ नेट नीचे कवर्ड क्या होता है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट राउंड में झूम करके बताएं, ये पूरी अंटार्कटिका की लोकेशन बनती है। जहाँ इंडियन ओशन वाला पार्ट ये है, वहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या बताई गई है, जूम करके बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जस्ट नॉलेज के लिए पढ़नी होती है, बाकी इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हमें नॉलेज के लिए या वहाँ पे कोई कॉलोनी या छोटी छोटी कंट्री तो वहाँ पर बिल्कुल भी है नहीं, तो जस्ट नॉलेज के लिए हमने इसको स्टडी किया था। बाकी हमारा लगभग इस वर्ल्ड टूर की विजिट में आज हमारे सारे कॉन्टिनेंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ल्ड के ओशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके साथ ही हमारी वर्ल्ड विजिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट विजिट करेंगे इंडिया के बारे में। सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग।